नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं अजीत। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है इस वक्त कौशाम्बी से। कौशाम्बी के पश्चिम सरीना थाना इलाके के कुआदी गांव में एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। रेप के बाद लड़की की हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कौशाम्बी से ये बड़ी खबर, यहां एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अजय, और ज्यादा क्या जानकारी मिल रही है इस मामले पर? ये अजीत, मैं आपको बता दूं कि ये पश्चिम सरीरा के कुआडी गांव का मामला है, जहां पर तकरीबन 4 बजे एक बाग में एक लड़की का शव मिलता है, जिसके बाद गांव के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश के दौरान लड़की की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी पुलिस की जांच की दिशा है वो बताई जा रही है। कहीं भी किसी भी आरोपी के पास तक नहीं पहुंची है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। अब पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर? पुलिस के एसपी से हमारी इस मामले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो तथ्य सामने आएंगे, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और उसी हिसाब से जांच की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अजय। और अब बात करते हैं बीएसपी में बगावत की। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। ताजा मामला जुगुल किशोर का है। मायावती की कार्यशैली से नाराज लोग पार्टी से बगावत कर रहे हैं। पार्टी से बाहर किए जा चुके जुगुल किशोर ने मायावती पर टिकट के लिए पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। बकौल जुगुल किशोर, पार्टी में सामान्य सीट के लिए 1.5 करोड़ और रिजर्व सीट के लिए 50 लाख रुपए लिए जाते हैं। जुगुल किशोर ने सीधे सीधे मायावती पर पैसे लेने के आरोप लगाए। इससे पहले अखिलेश दास ने भी मायावती पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। अखिलेश दास को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। जुगुल किशोर से ठीक पहले दारा सिंह को भी पार्टी से बाहर निकाला गया था। दारा सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगाए गए थे। दारा सिंह के साथ ही रमाशंकर राजभर को भी पार्टी ने निकाल दिया था। राजभर सलेमपुर से बीएसपी सांसद रह चुके हैं और 2014 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इधर बहुजन समाज पार्टी ने अपना पैटर्न बदला और पैसा लेना, धन उगाही करना बहुत बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया। आरक्षित सीट पर 50 लाख, जनरल सीट पर 1 करोड़ से लगा करके 1.5 करोड़ 2 करोड़ वसूले जा रहे हैं। इसका विरोध हमारे विधायकों ने भी किया। पूर्व में चुनाव लड़े उन लोगों ने भी किया। जब मैंने ये मायावती जी से कहा कि ठीक नहीं है, इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, हमारी बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 से नंबर 3 पे खिसक गई है, आज चुनाव हो जाए तो आज 40-50 सीटों पे सिमट जाएगी, इससे वो नाराज होकर के हमको हम सभी पदों से मुक्त कर दिया। अभी हमारी किसी से वार्ता नहीं चल रही। आज तक मैंने सोचा नहीं था। आज तक तो मैं जब सोया था तब तक मैं सोच रहा था बहुजन समाज पार्टी में ही रहूंगा, लेकिन आज अखबार में पढ़ने के बाद में लोगों ने बताया, टीवी में भी निकला है, लोगों के बयान को भी बताया, तब मैंने जरूर, जब बहुजन समाज पार्टी मुझे रखना ही नहीं चाहती तो हम अपने लोगों से पूछ करके विचार विमर्श करके जहाँ जाना हुआ जाए। ये कहिए कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की नंबर 3 की पार्टी रह जाएगी। जो देश की नंबर 3 की पार्टी थी, आज बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में नंबर 3 पे पहुंच जाएगी और ये 40-50 सीटों पे सिमट जाएगी। तो जिस तरह के आरोप लगे जुगुल किशोर पर और जवाब में अब बीएसपी ने कहा, जुगुल किशोर ने जिस तरह के आरोप लगाए बीएसपी पर, मायावती पर, इसके जवाब में अब बीएसपी ने जुगुल किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी विधायक जीएम सिंह ने जुगुल किशोर पर सवाल उठाए कि रातों रात वो अमीर कैसे हो गए, गाड़ी, बंगला और कार कहां से आई। सिंह ने आरोप लगाया कि जुगुल किशोर के पास नामांकन भरने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, अब उनके पास काफी संपत्ति है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने भी कहा है कि जुगुल किशोर ने बेशुमार दौलत कमाई है। नहीं, अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं ही विधायक हूँ, मैं कसम खा करके कह सकता हूँ और दुनिया का कोई भी कसम। 4 बार मैं टिकट पाया हूँ और मेरा उम्र देख रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे परिवार का हैसियत जो अभी भी 50 लाख रुपए देने का नहीं है। अब यही सोच लीजिए कि एक सामान्य कार्यकर्ता को, जिनके पास पर्चा दाखिला करने का पैसा नहीं रहता है, उसको बहन जी राज्यसभा बनाती है, उसको बहन जी MLC बनाती है, जग जाहिर है, और उनको भी राज्यसभा बनाए
और शायद उनके पास पर्चा दाखिला करने का पैसा नहीं रहा होगा। आज में उनके पास 2-2 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है और ये स्पोर्ट पजेरो स्पोर्ट गाड़ियां हैं। लखनऊ में मकान है और देहात में 100 बीघा लगभग जमीन हो गया है। 3-3 डिग्री कॉलेज है, तो फिर भ्रष्टाचार में बंज लिप्त हैं कि वो लिप्त हैं, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब जो खुद है दौलत लूट रहा था तो काबिल करेगा, उसकी आदत बनी बोलेगा ऐसा, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन खुद है इतना दौलत लूट है कि दौलत के अलावा कोई शब्द नहीं उनके पास है। निकाल देना चाहिए फिर। हाँ, निकाल दिए जाएंगे, अपना ही जब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जुगल किशोर की संपत्ति की जांच की मांग की है। निश्चित तौर पर अवैध धन लेना और देना दोनों अपराध हैं, लेकिन यदि आरोप लगा है तो जांच के अलावा विकल्प कौन सा है आज के युग में, ये बताएं। रहे आपको बताते हैं जुगल किशोर के बारे में। जुगल किशोर बीएसपी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। राज्यसभा में जाने के पहले वो यूपी में एमएलसी भी रह चुके हैं। साल 2007 की बीएसपी सरकार में जुगल किशोर कई सहकारी संस्थाओं के शीर्ष पद पर रहे हैं। जुगल किशोर के बेटे लैकफेड और पत्नी जिला पंचायत की चेयरमैन रह चुकी हैं। जुगल किशोर पार्टी में खासे असरदार माने जाते थे और कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर थे। जुगल किशोर कई संगीन इल्जामों में भी घिरे रहे हैं। साल 2012 में उन पर लखीमपुर खीरी के पसगवां थाने में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का आरोप लगा था। इसके पहले यहीं के गोला कोतवाली में भी इनके ऊपर अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ था। अप्रैल 2012 में भी जुगल किशोर के आवास पर उनके नौकर द्वारा एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था। हालांकि जुगल किशोर ने सफाई दी थी कि नौकर उनका नहीं है। और अब बात बुलंदशहर के एक मजबूर भाई की। बुलंदशहर के एक शख्स को अपनी बहनों की शादी के लिए प्रधानमंत्री से मदद की दरकार है। युवक की ओर से करीब 10 महीने पहले भेजी गई चिट्ठी का अब संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से डीएम से पीड़ित की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा मांगा है। इससे उसकी मदद की जा सकेगी। आपको बताएं, मंजीत नाम का युवक अपनी बहनों की शादी करने में असमर्थ था, लिहाजा उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी और बहन की शादी में देने के लिए 2 बाइक, 2 सोफा सेट, 2 टीवी, 2 फ्रिज, 2 कूलर और 2 डबल बेड के सेट की मांग की थी, जिसके बाद पीएमओ ने अब संज्ञान लिया है। फिलहाल युवक मंजीत बतौर शिक्षक एक निजी स्कूल में 2000 रुपए महीने की नौकरी करता है और 1.25 बीघा जमीन का मालिक है, जिससे उसके मां बाप और 6 भाई बहनों का मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। लिहाजा उसने पीएम को अपनी मांग के लिए चिट्ठी लिखी थी। मैंने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा था, जिसमें मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी के लिए दहेज के लिए पैसों की मांग की थी। उसमें देखो मेरे पास भी वापसी में लेटर आए हैं, उन पे कुछ कार्रवाई भी हुई है। हमारे गांव के समूह के एक लेखपाल है, वो जारी करके गए हैं और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की इस प्रतिक्रिया से हमारे परिवार को, मुझे, मेरी बहनों को दहेज के लिए कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, ऐसा एक केस पीएमओ से रेफर होकर आया है कि उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए। तो ये खुर्जा तहसील से संबंधित है और इनकी आर्थिक स्थिति देखा गया तो मात्र उनके पास 1 बीघा जमीन है और उन्होंने काफी सारी लंबी लिस्ट प्रेषित की थी माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो उनकी आर्थिक स्थिति की वास्तविक जो भी आकलन है वो करके भेजा जा रहा है। जबकि बुलंदशहर में बहनों की शादी के लिए प्रधानमंत्री से मदद मांगने का अब विरोध शुरू हो गया है। दहेज विरोधी मंच के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंच के संयोजक राजेश शर्मा ने ऐलान किया है कि पीएम अगर मंजीत की दहेज की मांग मानते हैं तो उनका मंच आंदोलन करेगा। अगर मंजीत चाहें तो हम बहनों की शादी बिना दहेज के करवाने को तैयार हैं। दरअसल मंजीत नाम का युवक अपनी बहनों की शादी करने में असमर्थ था, लिहाजा उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद पीएमओ ने अब संज्ञान लिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए इस वक्त अमित शर्मा। अमित, ये बताइए कि जो ब्यौरा मांगा गया है आर्थिक स्थिति का, वो काम कहां तक आगे बढ़ा है? प्रशासन ने क्या वो ब्यौरा भेज दिया है पीएमओ को?
देखिए अभी उस पर काम चल रहा है लगातार। जब से जी मीडिया द्वारा इस खबर को दिखाया गया है तब से लगातार पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार मंजीत के गांव और उसके घर में आ रहे हैं। लगातार जो उसके हालात हैं, जो उसकी मजबूरियां हैं, उनका उन्होंने ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। कितनी जमीन है, कितना बड़ा मकान है, कमाई का क्या क्या जरिया है, वो सब चीजें रिपोर्ट में शामिल की जा रही हैं। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री कार्यालय के मार्फत पीएमओ तक पहुंचाया जाएगा। ये जिम्मेदारी फिलहाल अमित, तब बताइए कि अभी ये कार्यवाही आगे बढ़ ही रही है और इस बीच इसका विरोध भी शुरू हो गया है दहेज के खिलाफ कि अगर इस तरह की मांग मानी जाती है तो आंदोलन करेंगे वहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में इसको लेकर किस तरह की बातें कही जा रही हैं वहां बुलंदशहर में? जी बिल्कुल, देखिए समाज में पहले से ही ये माना जाता है, एक कुरीति है, अभिशाप है दहेज, पूरे समाज के लिए कोढ़ की तरह है। लिहाजा ऐसे भी लोग हैं जो दहेज का विरोध करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी बहन की या बेटी की शादी दान दहेज के साथ, परंपराओं के साथ हो। तो ऐसा ही ये भाई है मंजीत जो चाहता है कि उसकी बहनों की शादी भी इस तरह से हो जैसे कि और भाई अपनी बहनों की करते हैं। हालांकि इसकी जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो इसका इजाजत इसको नहीं देते हैं। लिहाजा इसने प्रधानमंत्री से मांग की है कि उसकी नहीं, ये सब तो बात है अमित। अब बताइए कि जिस तरीके से अब इस पर पहल भी हो रही है, एक तरफ उम्मीद जग रही है इस परिवार को कि उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी और दूसरी तरफ इसका विरोध भी शुरू हो गया है दहेज विरोधी मंच की तरफ से, मोर्चे की तरफ से। तो इन सब के बीच में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? क्या उनकी सहानुभूति है इस परिवार की तरफ या वो विरोध के तौर पर ज्यादा इसे देखते हैं जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जो मंजीत और उसका परिवार है उसको जरूर ये उम्मीद जगी है और जो गांव के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि मंजीत हो या गांव की जो और भी गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी हो और दान दहेज के साथ हो। ऐसे भी मत है लोगों का और लोग ये भी मानते हैं कि दहेज एक अभिशाप है, उसका नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ गांव वालों से बात करता हूं। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? सर, हम चाहते हैं कि चाहे उसे दहेज नाम दिया जाए लेकिन गांव की जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से उसकी शादी कर दी जाए। उसमें अमूमन कम से कम 2 लाख रुपए का तो खर्चा आता ही है, जिसे देखते हुए इसके लिए कुछ ना कुछ तो आर्थिक सहायता दी जाए। ज्यादा भी नहीं की जाए तो इसकी कम से कम आगे की नौकरी वगैरह की, जॉब की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अपनी बहनों की सही शादी कर सके। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले में? सही कह रहा हो जी। तो गांव के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि भले ही इसे दान दहेज का नाम ना दिया जाए मगर ऐसा जरूर हो कि इसकी शादी, इसकी जो बहनों की शादी है वो जरूर परंपराओं के साथ पूरी हो सके। बिल्कुल, जन अपेक्षाएं इस तरह की हो सकती हैं लेकिन और भी कई परिवार ऐसे हो सकते हैं। तो सवाल इसको लेकर भी खड़े होंगे कि आखिर कितने लोगों की कैसे मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पटना पुलिस ने मुरादाबाद के क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया है। हालांकि सवाल अब उठ रहे हैं कि अगर इंस्पेक्टर के खिलाफ सबूत नहीं थे तो पटना एसपी सिटी ने कार्रवाई क्यों की? दरअसल आज पटना के एसपी सिटी ने रिश्वत मांगने के आरोप में फिल्मी अंदाज में न सिर्फ आरोपी सर्वचंद्र को गिरफ्तार किया बल्कि बीच सड़क पर घसीटकर उसे पुलिस जीप में बिठाया। हालांकि इस दौरान आरोपी इंस्पेक्टर अपना बचाव करता रहा लेकिन सिंघम स्टाइल में एसपी सिटी ने आरोपी को दबोच लिया। चलो चलो हुआ हम ये थोड़ी कर रहे हैं। कॉल करके बताया कि सर मुरादाबाद जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो हमको पैसा मांग रही है और मैं सिम का काम करता हूँ और सिम अभी जो आई कार्ड दिखाता है, जिस तरह से आई कार्ड दिखाता है, हमेशा मेरे पास इससे पहले भी 2 बार पुलिस आ चुकी है डिफरेंट स्टेट की, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से ट्रीट नहीं किया और धमकाया जा रहा है कि अब मामला रफा दफा करना है तो आप कुछ पैसे देना पड़ेगा। उसका कंप्लेंट ले लिया। कंप्लेंट बाकायदा हमने उसकी इंक्वायरी के लिए मॉर्निंग से यहाँ पे एक ट्रैप किया था। जो वहाँ के क्राइम ब्रांच मुरादाबाद के इंस्पेक्टर है सर्वेश चंद्र, तो वो वहाँ पे आए और आने के बाद उनको हमने अभी डिटेन कर लिया। आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका। पंकज जी करके एक सरप्राइजिंग कल कॉल करके बताया कि सर मुरादाबाद जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो हमको पैसा मांग रही है और उनसे एक यहाँ पे ट्रैप बिछाया गया है जहाँ स्पॉट पे जिस कंप्लेंट पंकज ने जो कंप्लेंट किया उसमें था कि वो डाक बंगला चौराहा पे आने वाले हैं। उसका कंप्लेंट ले लिया। कंप्लेंट बाकायदा हमने उसकी इंक्वायरी के लिए मॉर्निंग से यहाँ पे एक ट्रैप किया था। जो वहाँ के क्राइम ब्रांच मुरादाबाद के इंस्पेक्टर है सर्वेश चंद्र, तो वो वहाँ पे आए और आने के बाद उनको हमने अभी डिटेन कर लिया।
हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी निकल कर आया। पटना में गिरफ्तार हुए मुरादाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के मामले में अब एसएसपी का बयान आया है इधर यूपी से। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर पटना में एटीएम से फ्रॉड मामले की जांच करने के लिए पटना गए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर इंस्पेक्टर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर वो भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये जो प्रथम दृष्टया मेरी जानकारी में आया है, हमारी टीम एक विवेचना हेतु वहां गई हुई थी और जो मुझे सुबह पता लगा कि किसी ने आरोप लगाया है जो टीम के इंस्पेक्टर हैं सर्वचंद, उनके ऊपर कि इन्होंने पैसा मांग रहे थे, इस तरह का कोई आरोप लगाया है, जिसकी जांच के क्रम में जो वहां की पुलिस है उन्होंने उनको थाने पे जो भी पूछताछ है वहां उनसे चल रही है। मेरी बात हुई है वहां पे जो ऑफिसर हैं एसपी सिटी हैं वहां पे शिवदीप लांडे, और उनसे मेरी बात हुई है और जो भी घटनाक्रम रहा है उसका उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उनका कहना था कि जांच वो कर रहे हैं और जो भी उनके आरोपों में यदि जो कंप्लेनेंट है कोई सत्यता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और यदि इनकी बात भी सुनी जाएगी, जो अगर ये कहते हैं तो उसमें अगर कोई सत्यता होगी तो उस हिसाब से, तो यदि वो दोषी है तो हम लोग उसको दंडित करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी के भतीजे को थप्पड़ पड़ा है। पूर्वी मिदनापुर के चंडीपुर इलाके में टीएमसी के कार्यक्रम में यह घटना हुई है। बाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के कैमरे और मोबाइल तोड़ दिए। तो कितनी तेजी से ये घटना हुई आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी के भतीजे को थप्पड़ पड़ा है। पूर्वी मिदनापुर के चंडीपुर इलाके में टीएमसी के कार्यक्रम में ये घटना हुई है। बाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के कैमरे और मोबाइल तोड़ दिए। संगम नगरी इलाहाबाद में कल से माघ मेला शुरू होने जा रहा है। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहां पहुंचते हैं, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही सियासत हावी हो गई है। मेले की जिम्मेदारी यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान के ऊपर है, लेकिन आयोजन को लेकर आजम खान विवादों में है। पहले तो माघ मेले के लिए देरी से बजट जारी करने की बात सामने आई। इसके बाद माघ मेला शुरू होने से ठीक पहले मेला अधिकारी रमेश कुमार शुक्ल को पद से हटा दिया गया। आजम खान के आदेश पर मेला अधिकारी शुक्ल को हटाया गया, लेकिन विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है। आजम खान के आदेश पर शुक्ल की जगह जिन अरुण कुमार सिंह को माघ मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें पहले इस तरह के मेले के आयोजन का किसी तरह का अनुभव नहीं है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों आजम खान ने माघ मेला शुरू होने से ठीक पहले काफी दिनों से तैयारी कर रहे मेला अधिकारी रमेश कुमार शुक्ल को क्यों हटाया? साथ ही एक बिना अनुभव वाले अधिकारी को इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी देने की वजह क्या है? बताया जा रहा है कि नए मेला अधिकारी को इस तरह के आयोजनों को संभालने का कोई अनुभव नहीं है। ये बताया जा रहा है कि माघ मेले की तैयारी से जुड़े कई जिम्मेदार कर्मचारी भी छुट्टी पर चले गए हैं। माघ मेले की जिम्मेदारी पीसीएस अधिकारी को सौंपी गई है। संत समाज के साथ साथ बीजेपी ने भी आजम खान के फैसले पर विरोध जताया है।